आज हम आईसीटी स्किल्स यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित 30 मल्टीपल चॉइस सवालों के एक सेट पर बात कर रहे हैं। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस जैसी जरूरी चीजें कवर होती हैं। चलिए सीधे इसके विश्लेषण में उतरते हैं। पहली नजर में ये सवाल बेसिक आईसीटी नॉलेज की एक ठीक-ठाक रेंज कवर करते हैं, जो एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। तो देखते हैं कहाँ गुंजाइश है। एक चीज जो फौरन नजर आती है वो ये कि सवाल ज्यादातर फैक्ट्स और डेफिनेशन पर फोकस करते हैं, पर यहाँ सीखने के अनुभव को ज्यादा एंगेजिंग और प्रैक्टिकल बनाने का मौका है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कई सवाल तो सीधे सीधे रटने वाली चीजें टेस्ट करते हैं, जैसे आईसीटी का मतलब क्या है या हार्डवेयर क्या है। देखिए, ये जानना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, पर सिर्फ परिभाषा जानने से ये कहाँ पता चलता है कि कोई इन कॉन्सेप्ट्स को असल जिंदगी में कैसे यूज करेगा। दिक्कत ये है कि नॉलेज बस ऊपरी लेवल पर रह जाती है, सिर्फ परिभाषा तक। असल चुनौती तो तब आती है जब इसे इस्तेमाल करना हो। बिल्कुल, मतलब कोई शायद वायरस की परिभाषा तो रट ले, हाँ, लेकिन असल में ऑनलाइन क्या खतरनाक है ये शायद ना समझे। यहीं पर वो प्रैक्टिकल समझ की कमी लगती है। इसको मजबूत करने के लिए कुछ सवालों को हम सिचुएशन बेस्ड बना सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड। हाँ बिल्कुल। इससे न सिर्फ उनकी समझ बेहतर टेस्ट होगी, बल्कि ये कंटेंट सीखने वाले को ज्यादा काम का भी लगेगा। उन्हें सोचना पड़ेगा कि इस जानकारी का असल में इस्तेमाल कैसे करें। एकदम सही कहा। उदाहरण के लिए वो सवाल नंबर 13 देखें, सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन वाला। अभी वो सीधा सवाल है, उसे एक छोटी सी सिचुएशन में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक नई अनजान ऑनलाइन दुकान से कुछ खरीदना चाहते हैं। पेमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल जानकारी बचाने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होगा, और ऑप्शन दे दें। ए, वेबसाइट एड्रेस में HTTPS और पैडलॉक देखना। बी, अपना वाईफाई पासवर्ड चेक करना। सी, ब्राउजर कैश क्लियर करना। डी, दुकान का सोशल मीडिया पेज देखना। हाँ, ये अच्छा है ना? अब ये सवाल सिर्फ क्या करें नहीं पूछ रहा, बल्कि एक स्थिति में सबसे जरूरी क्या करें पूछ रहा है। ये असल जिंदगी के फैसले लेने जैसा है। ये बढ़िया उदाहरण है। सोचने का तरीका ही बदल जाता है इससे। एक और उदाहरण सोच सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। सवाल 18 देखें। वो पूछता है कि वायरस कंप्यूटर में कैसे आ सकता है। उसका एक ऑप्शन है ऑनलाइन गेम्स। ये थोड़ा अस्पष्ट है। हाँ, मतलब क्या सारे ऑनलाइन गेम से? वही तो, शायद नहीं। इसे ज्यादा साफ और प्रैक्टिकल बना सकते हैं। जैसे नीचे दी गई कौन सी एक्टिविटी से आपके कंप्यूटर में वायरस आने का सबसे ज्यादा खतरा है। ऑप्शन ए, किसी अनजान वेबसाइट से डाउनलोड की गई मुफ्त गेम इंस्टॉल करना। बी, अपनी जानी पहचानी ऑनलाइन बैंकिंग साइट पर लॉगिन करना। सी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाना। डी, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऑफिशियल अपडेट इंस्टॉल करना। ये ज्यादा स्पेसिफिक है। हाँ, और असल जिंदगी के खतरों को बेहतर दिखाता है। या फिर वो प्रश्न 8, कट कमांड वाला, Ctrl+X, उसे ऐसे बदल सकते हैं। आपको एक पैराग्राफ डॉक्यूमेंट के एक हिस्से से हटाकर दूसरे में ले जाना है। कीबोर्ड शॉर्टकट से ये करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? ऑप्शन ए, Ctrl+X फिर Ctrl+V, बी, Ctrl+C फिर Ctrl+V वगैरह। अच्छा, तो ये दिखाता है कि कमांड का इस्तेमाल कब और क्यों करना है। बिल्कुल। इस तरह के बदलाव सिर्फ रट्टा मारने के बजाय समझ और एप्लीकेशन पर जोर देते हैं। ये सिर्फ सही जवाब जानने की बात नहीं है, बल्कि इस्तेमाल करने लायक स्किल और कॉन्फिडेंस बनाने की बात है। सही बात है। जब पता हो कि जानकारी इस्तेमाल कैसे करनी है, तो वो ज्यादा अच्छे से याद रहती है, समझ आती है। अच्छा, अब अगले पॉइंट पर आते हैं। मैंने देखा कि कुछ सवालों में टॉपिक रिपीट हो रहा है या उनके ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग हैं। हाँ, जैसे सवाल 10 और सवाल 27 दोनों एक ही चीज पूछ रहे हैं। इससे मूल्यांकन की क्लैरिटी और इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है, आपने सही पकड़ा। प्रश्न 10 पूछता है, जब आप कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है, और प्रश्न 27 पूछता है, जब आप कंप्यूटर से फाइल या फोल्डर हटाते हैं तो वो परमानेंटली तब तक नहीं हटता जब तक कि उसे से खाली न कर दें। दोनों का जवाब तो रिसाइकिल बिन ही है। बिल्कुल। तो ये गैर जरूरी दोहराव हुआ ना। ये सीखने वाले का टाइम लेता है, लेकिन वैल्यू कुछ ऐड नहीं करता असेसमेंट में। और वो अस्पष्टता वाला उदाहरण कुछ था ऐसा?
हाँ, प्रश्न 22 एक अच्छा उदाहरण है। वो पूछता है, जब आप बाईं माउस की दबाकर रखते हैं और माउस को घुमाते हैं तो इस शब्द का उपयोग क्या होता है? और सही जवाब होवर बताया गया है। अच्छा, पर होवर तो हाँ, यही गड़बड़ है। देखिए, तकनीकी तौर पर होवर का मतलब होता है माउस कर्सर को बिना क्लिक किए किसी चीज पर ले जाना। हाँ, जैसे किसी लिंक पर ले गए तो एक छोटा बॉक्स दिखता है। बिल्कुल, और सवाल में जो लिखा है बाएं की दबाकर रखना और माउस घुमाना, वो असल में ड्रैग एंड ड्रॉप है, खींचना और छोड़ना। ओहो, तो ये तो काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। बहुत ज्यादा। सीखने वाला बुरी तरह कंफ्यूज हो सकता है। हो सकता है उन्हें कॉन्सेप्ट पता हो, लेकिन गलत टर्मिनोलॉजी के कारण वो सवाल गलत कर दे, या इससे भी बुरा, वो गलत शब्द सीख ले। ये तो वाकई दिक्कत वाली बात है, खासकर टेक्निकल टर्म्स में जहाँ एक्यूरेसी जरूरी है, क्योंकि गलत टर्म सीख लिया तो बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करने या इंस्ट्रक्शन समझने में मुश्किल आएगी। तो इन इश्यूज को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन सीधा है, पर थोड़ा ध्यान देना होगा। सबसे पहले पूरे सेट को ध्यान से देखकर दोहराव खत्म करना होगा। प्रश्न 10 और 27 वाले केस में बस एक हटा देना काफी है। वो एक ही कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, जो कंफ्यूजिंग या गलत टर्म वाले सवाल हैं, उन्हें ठीक करना होगा। प्रश्न 22 के लिए 2 तरीके हैं। या तो अगर मकसद ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट करना है तो सवाल को सही से लिखें और ऑप्शन बदलें। जैसे किसी आइटम को स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बाईं माउस की दबाकर रखने और माउस घुमाने को क्या कहते हैं? ए, ड्रैग एंड ड्रॉप, बी, हॉवरिंग, सी, राइट क्लिकिंग वगैरह। और दूसरा तरीका? किसी आइकन या लिंक पर बिना क्लिक किए थोड़ी देर रखते हैं और अक्सर एक छोटा इन्फो बॉक्स दिखता है। इस एक्शन को क्या कहते हैं? ए, होवरिंग, बी, क्लिकिंग, सी, ड्रैगिंग। समझ गया, क्लैरिटी लानी होगी। बिल्कुल। और तीसरा, ऑप्शंस को भी ध्यान से देखना होगा। वो साफ होने चाहिए, सही जवाब लॉजिकली बेस्ट लगे और गलत जवाब साफ तौर पर गलत हों, पर इतने आसान भी ना हो कि अंदाजा लगाना सिंपल हो जाए। कभी-कभी अस्पष्ट ऑप्शन भी कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो बेसिकली हर सवाल बिल्कुल साफ हो, अपने मकसद में सटीक हो और किसी दूसरे सवाल को रिपीट न करे। साफ सवाल का मतलब है कि हम सच में ये जान पा रहे हैं कि सीखने वाला क्या जानता है, ना कि ये कि वो हमारी भाषा के कंफ्यूजन को कितना समझ पाता है। ठीक है। अब तीसरे और आखिरी मुख्य पॉइंट पर आते हैं। कंटेंट तो काफ़ी सारा कवर किया है जैसा हमने शुरू में कहा, लेकिन जिस ऑर्डर में सवाल रखे गए हैं वो थोड़ा रैंडम सा लगता है। ऐसा लगता है हम एक टॉपिक से दूसरे पर अचानक कूद रहे हैं, कभी हार्डवेयर, कभी सॉफ्टवेयर, फिर सिक्योरिटी, फिर मेंटेनेंस। हाँ, मैंने भी यही महसूस किया। बिल्कुल। अब देखिए ना, सवाल 4 हार्डवेयर पर है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। अगला ही सवाल नंबर 5 ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस पर है। फिर सवाल 7 फाइल एक्सटेंशन नोटपैड पर चला जाता है। उसके बाद सवाल 9 डेस्कटॉप वॉलपेपर पर। फिर सवाल 11 अचानक डिवाइस चार्जिंग पर आ जाता है। और सवाल 13 ऑनलाइन सिक्योरिटी पर। हाँ, ये लगातार टॉपिक बदलना थोड़ा डिस्टर्बिंग है। बिल्कुल, ये फ्लो को तोड़ता है। सीखने वाले के लिए मिलती जुलती चीजों को एक साथ जोड़ना मुश्किल हो जाता है। आप सोचिए, एक पल आप मदरबोर्ड के बारे में सोच रहे हैं, अगले ही पल पासवर्ड की मजबूती के बारे में। ये दिमाग पर एक्स्ट्रा बोझ डालता है। असेसमेंट शायद जितना होना चाहिए उससे ज्यादा थकाने वाला लग सकता है। सही कहा, ये एक तरह से मेंटल जंपिंग जैसा है। तो जाहिर है एक बेहतर तरीका ये होगा कि सवालों को टॉपिक के हिसाब से ग्रुप्स में अरेंज किया जाए। हाँ बिल्कुल। इससे न सिर्फ असेसमेंट ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और लॉजिकल लगेगा, सही, बल्कि ये सीखने वाले को हर एरिया में अपनी मजबूती और कमजोरी समझने में भी मदद करेगा। वो देख पाएंगे कि अच्छा, मुझे इस टॉपिक पर और ध्यान देना है। ये ज्यादा गाइडेड लगेगा। निश्चित रूप से। और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल भी नहीं है। हम इन 30 सवालों को लॉजिकल ग्रुप्स में बांट सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पहला ग्रुप बेसिक कॉन्सेप्ट्स और हार्डवेयर। इसमें प्रश्न 1, 2, 3 और 4 आ गए। ठीक है। दूसरा ग्रुप सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें प्रश्न 5, 6, 24। तीसरा फाइल, फोल्डर और डेस्कटॉप मैनेजमेंट। इसमें 7, 8, 9, 10 या 27, 23, 28। चौथा ग्रुप इनपुट डिवाइस और एक्शन, जैसे माउस वाले सवाल 21, 22
और स्क्रॉल बार वाला 26। पांचवा, इंटरनेट, नेटवर्क और सिक्योरिटी, इसमें 13, 14, 15, 18, 25, 29, 30। काफी सारे सिक्योरिटी वाले हैं। हाँ, और आखिर में छठा ग्रुप, डिवाइस मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग, इसमें बाकी बचे सवाल जैसे 11, 12, 16, 17, 19, 20। इस तरह का स्ट्रक्चर एक साफ रास्ता देता है। सीखने वाला एक टॉपिक पर फोकस कर सकता है, उससे जुड़े सवाल एक साथ कर सकता है, फिर अगले पर जा सकता है। हाँ, ये ज्यादा लॉजिकल लगता है। हर टॉपिक का मूल्यांकन भी ठीक से हो पाता है और बाद में रिव्यू करना भी आसान हो जाता है। ये स्ट्रक्चर निश्चित रूप से बहुत ज्यादा तार्किक लगता है। ये असेसमेंट को एक ऑर्गेनाइज सफर जैसा बना देगा, ना कि एक बिखरी हुई क्विज जैसा। ये सीखने वाले को भी अपनी समझ को बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज करने में मदद करेगा। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने आईसीटी स्किल वाले इन एमसीक्यूज को बेहतर बनाने के लिए 3 मुख्य एरियाज पर फोकस किया है। पहला, सिर्फ फैक्ट्स रटने के बजाय नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए कुछ सवालों में सिचुएशन डालना या उन्हें एप्लीकेशन बेस्ड बनाना। हाँ, बिल्कुल। दूसरा, दोहराव खत्म करना, जैसे वो रिसाइकल बिन वाले सवाल, और जो अस्पष्ट या गलत टर्मिनोलॉजी है जैसे होवर बनाम ड्रैग एंड ड्रॉप वाले सवाल में उसे साफ करना, उसे सुधारना। सही। और तीसरा, एक स्मूथ और ज्यादा लॉजिकल एक्सपीरियंस के लिए सवालों को टॉपिक के हिसाब से रीअरेंज करना, ताकि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी जैसे मिलते जुलते टॉपिक एक साथ आएं। बिल्कुल। तो एक्शन लेने वाले अगले कदम ये होंगे, कुछ सीधे डेफिनेशन या फैक्ट वाले सवालों को प्रैक्टिकल सिचुएशन या एप्लीकेशन बेस्ड सवालों से बदलना। जो सवाल एक ही कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहे हैं, जैसे प्रश्न 10 और 27, उनको मिला देना या हटा देना। कंफ्यूजिंग या गलत टर्मिनोलॉजी जैसे प्रश्न 22 में होवर को ठीक करना, या तो सवाल को टर्म के हिसाब से बदलें या टर्म को सवाल के हिसाब से। और आखिर में सभी 30 सवालों को उन टॉपिक वाले ग्रुप्स में फिर से ऑर्गेनाइज करना जो हमने डिस्कस किए, बेसिक्स और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ओएस, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट डिवाइस, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस। ये सुझाव निश्चित रूप से इस असेसमेंट टूल को न केवल ज्यादा इफेक्टिव बनाएंगे, हाँ, बल्कि सीखने वाले के लिए ज्यादा एंगेजिंग और मतलब का भी बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये बातचीत उपयोगी रही है। अगर आप इन बदलावों